अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि कनाडा में रहने वाले सिख और इंडिया में रहने वाले सिख एक मुकम्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं और कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो उनको वहां पर सामना करना पड़ रहा है इंडिया में, लेकिन कनाडा में सामना नहीं करना पड़ रहा, और ये जो एक बहुत बड़ी वेव उठी है खालिस्तान की, क्या ये एक फ्रॉड है या इसके पीछे क्या हाथ है, हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है अनुराग पांड्या और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं चाणक्य बुकलेट। दोस्तों, इंडिया में 1% की पॉपुलेशन रखने वाले और कनाडा में 2% की पॉपुलेशन रखने वाले सिख जो अपने राइट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें एक आवाज़ ज़रूर आ जाती है, वो है खालिस्तान की। इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट क्यों हो जाती है सडनली, और ये किसको रेफरेंडम का नाम क्यों दे देते हैं, और इनकी जो डिमांड होती है वो इतनी पब्लिकली वायरल कैसे हो जाती है, इसमें इतने सारे लोग कैसे आ जाते हैं, ये सारी बातों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग इंडिया छोड़कर जाते हैं और उनके माइंड में ये होता है कि बड़ी अच्छी जॉब मिलेगी, और जो वहाँ के लोग अपना कल्चर दिख रहे होते हैं कि वहाँ पे बड़ी अच्छी लेविश लाइफस्टाइल है, तो ये सब एक झूठ है। कनाडा को इस वक्त भी बहुत सारे लोग छोड़ कर जा रहे हैं और कनाडा इस वक्त फ्लॉप होता जा रहा है डे बाय डे। और अगर ये कहा जाए कि कनाडा ने कोई ख़ास सिख कम्युनिटी के लिए काम नहीं किया, तो ये थोड़ा सा गलत ज़रूर होगा। लेबर उन्होंने प्रोवाइड की है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सिख कम्युनिटी के इंडियन पंजाब साइड से लोग वहाँ पर जा रहे हैं। हम आज से तकरीबन, और जो उन्होंने धोखे दिए हैं उनका कभी कोई जिक्र नहीं करता। जिस तरह कल्चर और हिस्ट्री डिप्लॉय की गई है, डिस्ट्रॉय की गई है इंग्लैंड ब्रिटिश एम्पायर की जानिब से जो सिख एम्पायर की, तो वो हम सारी बात डिस्कस करने वाले हैं। आज से तकरीबन 200 साल पहले रंजीत सिंह के एम्पायर को ख़त्म किया गया और वो ब्रिटिश के ही द्वारा ख़त्म किया गया, और ब्रिटिशर्स ने इनका होल्ड ले लिया और इनके बच्चों को पढ़ाई की वजह से इधर उधर कामों में लगा के जो अपने फादर की जो गद्दी है उसमें बैठने से दूर रखा और हुकूमत से भी दूर रखा और पूरा सिख एम्पायर अपने कब्जे में ले लिया। और याद रहे कि इससे पहले कनाडा का कोई नामो निशान नहीं था, कोई नुमाया हरकत नहीं थी, ख़ास तौर पर सिख कम्युनिटी की हिस्ट्री में। और जब इस वक्त एम्पायर को गिराया जा रहा था, तो जो करंट सिख कम्युनिटी के लोग थे, जो स्टेक होल्डर्स थे, उनसे ये वादा भी लिया गया था कि उनको एक अलग से देश फिर से दे दिया जाएगा, कि हुकूमत दे दी जाएगी, लेकिन ये इनसे धोखा किया गया था। फिर अगर थोड़ा सा आगे जाएं तो 1897 में क्वीन विक्टोरिया की जो डायमंड जुबली थी, 60 साल उनको पूरे होने की खुशी में, तो जहाँ जहाँ ब्रिटिश कॉलोनीज थी, इंडिया उस वक्त जो कि ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर आता था और कनाडा भी, तो उस वक्त जितने ब्रिटिश कॉलोनी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन सबको वहाँ पर बुलाया गया था। तो एक झांसे में हुए कुछ सिख कम्युनिटी के लोगों को जॉब्स की भी ऑफर की गई थी। वो जॉब और कुछ नहीं, सिर्फ लेबर थी, जो कि उनको इंडिया में इतने अच्छे से नहीं मिल रही थी। कनाडा में जब उनको मिली तो बहुत सारे लोगों ने वहां पर मूव होने का फैसला किया, और वहां के लोगों ने इसको अनएम्प्लॉयमेंट का एक खतरा भी बना दिया कि यहाँ पे रहने वालों को जॉब मिल नहीं रही और वहां से भी लोग आ रहे हैं, इसको एक मुद्दा बनाया गया। लेकिन खैर बहुत सारे लोग इस जब इंसिडेंट में आगे बढ़ने लगे और देखने लगे कि यार ये यहाँ पे जॉब मिल रही है कनाडा में मूव होने का, ये उस वक्त की बात है। तो एक और सैड इंसिडेंट देखने को आया 1914 में। कोमागाटामारू एक शिप थी जिसमें 376 लोग थे, उनको मुकम्मल तौर पर जेनोसाइड किया गया, उनको कत्लेआम किया गया। देखा जाए उस शिप में ना सिर्फ सिख कम्युनिटी के लोग थे, बल्कि हिंदू और मुसलमान भी थे, जो कि कनाडा में जाके अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने लगे थे। ये दूसरा मौका था सिखों को धोखा देने का, और इसका ये इतना डार्क हिस्ट्री का चैप्टर है जिसमें पिछले साल भी जस्टिन ट्रूडो ने इसके जो हिस्टोरिकल डेट है उस पर माफी मांगी थी आज भी। और अगर तीसरे केस में अगर हम लोग जाएं तो 1946 में जब ये बात मुकम्मल आम हो गई थी कि ब्रिटिश यहाँ से अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो चले जाएंगे, तो तब भी एक दफ़ा फिर इनसे वादा किया गया था कि इनको एक अलग से देश दिया जाएगा, जो कि इनको नहीं दिया गया। और यानी हिंदुओं का एक अलग से देश होगा इंडिया के नाम से, और मुसलमानों का एक अलग से देश होगा पाकिस्तान के नाम से, और जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी एक अलग से देश दिया जाएगा, और उनको नहीं दिया गया। तीसरी दफ़ा भी इनसे धोखा किया गया और बहुत बड़े पैमाने पर धोखा किया गया। और ये मुद्दा बनाया गया कि पंजाब में 53% ऑलमोस्ट मुसलमान रहते हैं और 30% सिख हैं, और हिंदू और क्रिश्चियन मिला के बाकी परसेंटेज है। तो हिंदू और क्रिश्चियन ऑलरेडी इंडिया में मिलना चाह रहे हैं, और मुसलमानों को सेपरेट देश है, उनको पाकिस्तान उनके हिस्से में पंजाब दे दिया गया। इसके बाद बहुत कुछ हमारे मुल्क ने, हमारे देश ने ये देखी चीज़ें, बहुत सारी ट्रेजिक इंसिडेंट्स देखे, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार या गोल्डन टेम्पल के अंदर तक से इंडियन आर्मी का जाना है। और इन सब बातों पे कुछ जब बुरे वक्त आते हैं तो तब पता चलता है कि कौन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। बहुत सारे सिख लोग जो थे कनाडा में माइग्रेट करके थे, हालांकि खतरा और ऑपरेशन सिर्फ उन्हीं के खिलाफ था जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, और असाइलम के नाम पर कनाडा में चले गए, लेकिन वहां पर एक रेडिकलिज्म की सोच को उनको हमेशा बढ़ावा मिलता रहा, और बहुत सारे सेंसिटिव देखने के बाद एक अलग देश की वो बात करना शुरू हो गए, जो वहां पे सिर्फ कनाडा में गए थे सिर्फ इसलिए कि उनको वहां पे असाइलम मिला था। और इसकी बहुत भारी कीमत हमेशा इंडिया ने चुकाई है। कौमों पर, नेशंस पर बुरा वक्त आता है, और इसका ये मतलब नहीं होता कि कौम का या पूरे मुल्क का बंटवारा कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। उस बुरे वक्त को ओवरकम किया जाता
था, वो जो उसके पीछे मास्टरमाइंड होते हैं बुरे लोगों के, उनको सजा मिलनी चाहिए। और उस वक्त जब वो जो लोग माइग्रेट करके गए थे इंडिया, यहाँ पर मैं पूरी वीडियो में किसी का भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये कौम पर, एक देश पर बुरा वक्त था। इसके जो गुनाहगार, जो इसके जिम्मेदार लोग थे, वो एक नहीं बहुत सारे लोग थे, और एक साइड से भी नहीं थे। मैं इसको बहुत ओपनली कह रहा हूँ, एक साइड से भी नहीं थे, दोनों साइड से थे। और इसके 2 प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया ने इस इंसिडेंट की वजह से खो दिए थे, और लोगों को पनाह देने के बाद उनका यही मकसद था, असाइलम देने के बाद कैनेडियंस का, हम इसमें रेडिकलिज्म की सोच को बढ़ाएंगे, हमेशा इंडिया के खिलाफ एक नफरत बढ़ाएंगे। और जमीन पर रहते हुए इंडिया को हमेशा से, कनाडा ने जब अपनी जमीन पे सिखों को जब जगह दिया, असाइलम दिया, तो इंडिया के खिलाफ हमेशा बोलने पर ही मजबूर किया और सेपरेट मुल्क की डिमांड के लिए मुकम्मल फैसिलिटेट किया। आज मतलब और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको उस तरह हाईलाइट नहीं किया जाता, लेकिन वहाँ पे ये देखने को मिलता है कि इंडिया में 3 करोड़ सिख रह रहे हैं और अच्छी अच्छी गवर्नमेंट सीट्स पे भी हैं इंडिया में, प्राइम मिनिस्टर से लेके आर्मी चीफ तक इंडियन सिख कम्युनिटी के लोग रहे हैं। लेकिन कनाडा में ये रैंक उनको कभी नहीं मिले, क्योंकि अगर आप किसी देश से दूसरे देश जाते हैं तो आप हमेशा परदेसी रहते हैं, जितना मर्जी टाइम गुजार लें, उनके पार्लियामेंट तक पहुंचे, लेकिन उनके बेहतरीन स्टेक होल्डर्स या डिसीजन मेकर्स आप नहीं बन सकते, ना वो आपको बनने देंगे। अगर कनाडा को इतनी ज्यादा हमदर्दी है तो अपनी जमीन में से कुछ हिस्सा उनको निकाल कर क्यों नहीं दे देता? और जो लोग अमन से बैठे हुए इंडिया से, वो इसीलिए नहीं देता कि जो अमन से बैठे हुए हैं वो भी भड़क जाएंगे और उनकी अपनी ज़मीन के 2 हिस्से हो जाएंगे। वो ऐसा क्यों नहीं करता? और अगर ये सब अमन से बैठना शुरू हो गए, इंडिया वाले भी और जो वहाँ पर भी रेडिकलिज्म की सोच वाले हैं, तो इनका चूरन बिकना बंद हो जाएगा। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, यहाँ पे कोई भी बड़े फैक्टर का नाम नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है कि जो इंडिया जैसे देश में लोग रह रहे हैं वो यूनिटी की सोच रखते हैं और इंडिया की फ्यूचर की सोच रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।